बच्चों देखिए क्वेश्चन, बस एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, एक ही तरीके के हैं और मैं सवाल पूरा ऐसा करवाऊंगा जिससे आपकी समझ में आए। बच्चों मेरठ में आपके में सवाल आया हुआ है आपका ये तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3 और आपको पहले दूसरे करने हैं इसमें। देखिए क्या है इसमें ये एग्जाम्पल, सो दैट लिख लीजिए द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। तो मैं पूरा सवाल ना उतार कर मेन चीज उतार रहा हूँ बच्चों। पेज नंबर है A193 193 एग्जाम्पल आपका मैं 3 लिख चुका हूँ। जी आपका दिया है कितना देखो, -3 -2 -1 -2 -1 0 1 2 3 एंड आउट। जो बाद में आए हैं वो परिभाषा इस सवाल से ही समझ जाएंगे। जी डैश क्या दिया है, -3m -2m -1m 0 प्लस का 1m 2m 3m। आवाज नहीं, तो आपको क्या प्रूफ करना है, इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप कितने। तो देखिए वी हैव टू प्रूव, जो आवाज नहीं हमें दिखाना है, वी हैव टू बी। देखिए भाई यार हेलो, गाड़ी में ही रखी होगी, तो गाड़ी में ना होगी तो हम देख लीजिए सेफ में। देखिए हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, जी इज आइसोमॉर्फिज्म। जी आइसोमॉर्फिज्म किसके प्रति, जी डैश के प्रति, 2G डैश। तो बच्चों इसके लिए एक मैपिंग होनी चाहिए, नियम बनना चाहिए कोई जिसके द्वारा इसके एलिमेंट से कनेक्ट। आपको भी दिखाई दे रहा हो नियम, तो क्या कि अगर यह -3 है तो यह -3 है, या -2 है तो यह -2 है, या -1 है तो यह -1 है, या 2 है तो यह 2 है। मतलब कहने का ही इसके एलिमेंट में m से मल्टीप्लाई हो गए, इसमें कनेक्ट हो रहा है। मैंने ये सवाल इसलिए लिया है, पहले 2 में तो डायरेक्ट फंक्शन दिया था, इसमें आपको बनाना था। क्या लिखोगे आप इसमें, लेट x g को बिलोंग कर रहा है, x g को बिलोंग कर रहा है, देन तब mx किसको बिलोंग कर रहा है, अगर x g को बिलोंग कर रहा है तब mx जो है किसको बिलोंग कर रहा है, g डैश को बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों A mapping F is defined as, एक मैपिंग ऐसे डिफाइन हो रही है कैसे कि जनरल एलिमेंट देखो इसमें बहुत सारे हैं, हम कब तक मान जनरल एक्स मान लिया, A mapping F is defined as fx is equal to कितना। अब हमें ये ग्रुप जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है इस मैपिंग के जरिए। क्यों कि इस जी के सभी एलिमेंट जी डैश में इस नियम के द्वारा ही तो कनेक्ट हुए हैं। तो बच्चों जब भी हम आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे तो हम 3 चीज दिखाते हैं, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म की सही परिभाषा है कि कोई भी मैपिंग एक ग्रुप जी से दूसरे ग्रुप जी डैश में, या कोई ग्रुप जी दूसरे ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिक कहलाता है जब F 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है।
नंबर 1 F11 होनी चाहिए जो उसमें लिखा हुआ है, नंबर 2 ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू उसमें अलग से नहीं लिखा, उस थ्योरी नहीं लिखा हुआ था ऑन टू का मतलब, और नंबर 3 प्रिजर्विंग कंपोजिशन, कंपोजिशन की कंडीशन को प्रिजर्व करे, सेटिस्फाई करे। मतलब जो आपको लिखा गया था ना FAB इक्वल टू FA इंटू FA, ये ठीक। अब जो नियम दिया गया होगा उस नियम के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो जरा देखें बच्चों, सबसे पहले आप यहां लिखेंगे टू प्रूव इट, इसे सिद्ध करने के लिए वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करनी है फॉलोइंग एक्सियम्स, हमें निम्नलिखित एक्सियम सिद्ध करनी है, जिनमें पहली एक्सियम्स क्या है कि F इज 1 मतलब बच्चों आप सबको थोड़ा सा मैं इस पर आधारित समझा दूंगा, थोड़ा सा 1 मेन इवन 1 ऑन 2 मेन इवन ऑन 2 मेन इवन इन 2, ये कितने बच्चों पर आती हैं? आती हैं क्या? तुम क्या थी भरत? 11th क्लास में थी, 12th में भी थी, 11th में भी थी। कितने बच्चों पर आती हैं? हाथ खड़ा करें। किसी पे ना, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं डिस्कस किए दे रहा हूँ शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में देखिए, और 2 को मैं एक में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले 1 ऑन 2 का डिस्कस कर रहा हूं मैं। इस 1 का मतलब अलग समझना, ऑन 2 का मतलब अलग समझना, एग्जाम्पल एक ही दूंगा बच्चों, देखना 1 ऑन 2 का मतलब एक सेट ये और एक सेट ये, A B F कोई मैपिंग। 1 का मतलब है इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा। 1 का मतलब ये A B C, मैंने इसमें 3 एलिमेंट लिए, इधर लिखा मैंने L M N। देखिए जब A L से कनेक्ट, B N से कनेक्ट, C M से कनेक्ट, आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहला नियम क्या? 1 मतलब इसका एक तो इसका भी एक, इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, ये हो गया 1 मैपिंग। अगर ऑन 2 की बात आई तो ऑन 2 का मतलब है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके हर एलिमेंट से कनेक्ट, इसके एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑन 2 का मतलब ये कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है, ये समझे, इस वाले को क्या कहते हैं हम? कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन नहीं डोमेन, क्या कहते हैं? डोमेन F का। और इसके इधर के होते 2 नाम, एक तो होता रेंज और एक होता कोडोमेन। कोडोमेन जोगी तो पूरा का पूरा होता है, और कोडोमेन होते हैं सिर्फ उन एलिमेंटों का समुच्चय जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं, सिर्फ उन एलिमेंटों का समुच्चय जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं, कोडोमेन। तो बच्चों कोडोमेन ये B है जोगी तो हर एलिमेंट कनेक्ट है, और चूंकि हर एलिमेंट कनेक्ट है इसलिए रेंज भी यही हो जाएगा आपका B, और डोमेन F का A। तो ये आपको क्या दिया है? ABC। तो और जब कोडोमेन और रेंज दोनों समान हो जाएं, कोडोमेन और रेंज दोनों समान हो जाएं, तब आपका मैपिंग होती है ऑन 2। क्या कहती है? क्यों? क्योंकि भैया ऑन 2 में इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, वो इसके किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट जरूर होंगे। फिर से सुनो, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट होगा, किसमें? ऑन 2 में। या ये कह दो, और जब ऐसा होगा कि इसका प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट होगा तो सीधी सी बात है हर एलिमेंट रेंज में आएगा, फिर रेंज जोगी तो बन जाएगा, और जोगी तो ये होता है कोडोमेन। तो बच्चों दूसरा एक तो परिभाषा ध्यान रखो
कि जब इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट होता है तो उसको कहते हैं ऑन टू। या दूसरी ये ध्यान रखो कि जब कोडोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ दोनों समान होते हैं तब उसको हम ऑन टू कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन टू। तो ये एग्जाम्पल एक साथ इसका बन गया। वन ऑन टू। देखो वन एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट है और दूसरा इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके एलिमेंट से कनेक्ट है। या ऐसे देख लो कोडोमेन भी यही और रेंज भी यही। क्लियर हो गया? अब एक परिभाषा आती है वन इंटू की। वन इंटू की बच्चों देखना, ए वी इधर लिख दिया मैंने एल एम एन। देखो ए एन से कनेक्ट, बी एल से कनेक्ट। तो वन इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, इसका एक से अधिक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट नहीं या एक से कनेक्ट नहीं। तो क्या रिजल्ट मिल रहा? वन एक इधर एक एलिमेंट एक से कनेक्ट है। तो पहली बात हो गई वन। अब इनटू का मतलब क्या इसका हर एलिमेंट इसके एलिमेंट से कनेक्ट है? नहीं। बस एल कनेक्ट है, एन कनेक्ट है, एम कनेक्ट नहीं है। अब दूसरी बात आप ये भी देख सकते हैं, इसको ए माना इसको भी माना। तो डोमेन तो एफ का यही है ए कॉमा बी और आपका कोडोमेन एल एम एन पूरा है। और रेंज में सिर्फ क्या एलिमेंट है? एल और एम। एम तो कनेक्ट ही ना है किसी से तो उसको रेंज में शामिल नहीं करेंगे हम। और बच्चों अगर ऐसा है तो रेंज कितनी है? एल और एम और कोडोमेन इतना। तो क्या ये बराबर है? आर और सी डी बराबर है क्या? नहीं है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि ये मैपिंग इनटू नहीं है, केवल वन है। समझ में आ गया? अच्छा अब बच्चों अब आता है मैनी वन का। मैनी वन और पहले वही नियम एक साथ करूं, मैनी वन ऑन टू। नहीं 8 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। मैनी वन नाम से ही दिखाई दे रहा है, मैनी वन मतलब पहले के बहुत सारे और दूसरे के एक से ही कनेक्ट। मैनी पहले सेट के बहुत सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्ट हो। और ऑन टू का मतलब दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब कनेक्ट हो पहले से। ये ए, ये बी, ये एफ। देखिए 1 2 और मैंने लिख दिया 1 2 3। देखो एक को मैंने 3 से भी कनेक्ट कर दिया और मैंने 2 को भी 3 से कनेक्ट कर दिया। तो इसके दोनों 2 एलिमेंट की इमेज 3 हो गई ना हो गई। और इधर मैंने 4 लिखा। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं इसमें एक एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट 1 और 2 दोनों की इमेज सेम है। दोनों की इमेज कैसी है? सेम। या यहां से ध्यान रखो मैनी इसके एक से ज्यादा अवयव इसके एक एलिमेंट से कनेक्ट है तो ये हो गई मैनी वन। अब बात रह गई ऑन टू की। ऑन टू में क्या देख रहे हैं? ये डोमेन तो इतना है ही, ए कोडोमेन क्या लिख दिया मैंने भाई? कोडोमेन जो भी तो बी होता है। और रेंज में देखना क्या है? जो की तो 2 3 दोनों ही कनेक्ट हैं और ये क्या दी गई तो बराबर है। तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो गई, इसलिए मैपिंग ऑन टू इसलिए क्योंकि इसकी कोडोमेन और रेंज बराबर, और मैन्युअल इसलिए क्योंकि इसके एक से अधिक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है। ध्यान रखना मैनी वन में एक से अधिक एलिमेंटों की इमेज समान होगी, मैनी वन में नोट। और हम अपना वन दिखाने के लिए ऐसी कंडीशन का यूज करेंगे। नोट
देखिए 1 1 में हर एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होगी। कैसी होगी बच्चों? डिस्टिंक्ट होगी, मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेज समान नहीं होगी। और इसमें मेनी वन में एक से अधिक एलिमेंट की इमेज समान होगी। एक से अधिक एलिमेंट की इमेज कैसी? समान होगी। ठीक है जी। अब इसका फोटो क्लिक करो बहुत जल्दी, इसी पार्ट का जिसको भी करना है। हाँ हाँ, हिंदी में इसको प्रांत कहते हैं बच्चों, इसको सह प्रांत कहते हैं और इसको परिसर कहते हैं। हो गया? अभी मुझे एक डेफिनेशन और बतानी है। ठीक, अब देखिए, अगर इसी में मैं मैनी वन ऑन टू करके इनटू कर दूं, बाकी सबको मैं रफ करता हूं उधर से। देखिए, अगर मैं इसी में मैनी वन की जगह इनटू कर दूं, एक एलिमेंट पर लिख दूं मैं 5। अब देखो, इसके समस्त एलिमेंट इसके एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसका कोडोमेन जो है उसमें 5 भी आ रहा है, लेकिन इसकी रेंज में सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं, तो इसमें अब ये जो है आपका बराबर नहीं होंगे। क्या लिख दोगे? नॉट इक्वल टू बी, मतलब क्या? कोडोमेन ही तो बी है, कोडोमेन बराबर नहीं किसके? रेंज के। इसलिए ये मैपिंग इनटू हो जाएगी ऑन टू बी। क्लियर हो गया? तो बच्चों अब हम इधर चलते हैं। अब आपको समझने में परेशानी नहीं होने वाली है। डायरेक्ट समझाता तो हो सकता है कुछ के समझ में आ जाता, कुछ के नहीं आता। तो हमें क्या दिखाना? 1 बच्चों 1 के लिए अभी आपने समझा। 1 में आपको क्या दिखाना है कि आप 2 एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे। किसके 2 एलिमेंट लेंगे? मैपिंग कहां से कहां तक जा रही है? मैपिंग जा रही है जी से जी डैश में। देखो मैंने कहीं लिखा है वी हैव टू प्रूव दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, अर्थात एफ आइसोमॉर्फिक टू जी से जी डैश। तो हमें मैपिंग जा रही है जी से जी डैश में, तो हम जी के 2 एलिमेंट समान 2 एलिमेंट लेंगे भिन्न भिन्न, तो उनकी इमेज भी अलग अलग ही आनी चाहिए, समान नहीं आनी चाहिए। अगर अलग अलग ही आई, समान नहीं आई, तो कह देंगे 1 है। अगर समान आ गई 2 एलिमेंटों की इमेज, तो कह देंगे ये 1 नहीं है, मैनी 1 है। लेकिन हमें सवाल आइसोमॉर्फिक सिद्ध करना है, इसलिए अलग अलग ही आएगी। क्या लिखोगे? देखिए, लेट 2 एलिमेंट ले रहा हूं बच्चों, x1, x2 बिलोंग कर रहे हैं किसको? जी को। देन तब बी हैव हम रखते हैं, आवाज नहीं भाई, इन दोनों एलिमेंटों की इमेज लेकर चलेंगे। क्या ये रखा है इसने? दोनों एलिमेंट की इमेज लेकर चलना है। देखिए, देन तब वी है fx1 इज इक्वल टू fx2। हमने क्या किया बच्चों? ध्यान से देखना, हम 2 एलिमेंट की इमेज को बराबर लेकर चल रहे हैं। अगर 2 एलिमेंट की इमेज बराबर ले रहे हैं तो दोनों एलिमेंट आ गए सेम। दोनों एलिमेंट कैसे आ गए? सेम। तब तो हम कह देंगे कि ये मैपिंग हमारी 1 नहीं है। और दोनों एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट की इमेज बराबर जब ही हो जब दोनों अलग अलग एलिमेंट हो, तो हम कह देंगे, देखो आप पहले लिखो, बताऊंगा निष्कर्ष। fx हमने लिखा fx1 बराबर fx2। fx1 का मान क्या होगा? यहाँ से mx1 होगा, और fx2 का
क्या हो जाएगा, mx2 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिला, x1 बराबर x2। दो एलिमेंट कैसे, दोनों एलिमेंट x1 और x2। देखिए इसका मतलब क्या है, दो एलिमेंट x1 और x2 की इमेज समान जब ही होंगी बच्चों, जब वो दोनों एलिमेंट समान होंगे। x1 और x2 कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है तो उनकी एलिमेंट समान नहीं होगी, उनकी इमेज समान नहीं होगी। इसका रिजल्ट ये है, देखो हमने दो एलिमेंट लिए x1 x2 जी को बिलोंग कर रहे हैं, और हमने क्या माना है कि x1 की इमेज और x2 की इमेज समान है। कैसी है, समान है। तो अगर एलिमेंट अलग अलग आ गए तो उसका मतलब हो जाएगा दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज समान, और अगर वो दोनों एलिमेंट सेम ही आए तो समझोगे कि दो एलिमेंट की इमेज समान केवल एक ही स्थिति में हो सकती है, जब वो दोनों एलिमेंट सेम हो। अलग अलग दो एलिमेंट की इमेज समान नहीं होती। तो देखिए fx2 लिया, इसकी यहाँ से हमने mx1 mx2 एमसीएम काट दिया, x2। इसका मतलब है कि x1 और x2 की इमेज समान बस जब ही होगी जब x1 और x2 स्वयं में समान है। अगर x1 x2 अलग अलग हैं तो दोनों की इमेज समान नहीं होगी, और फिर इसका मतलब क्या है, मैपिंग कैसी है, 1:1 है। तो देखिए इट मींस, इसका अर्थ है दैट द इमेज ऑफ टू एलिमेंट्स, किसमें, हर जगह की बात ना कर रहे हैं, अपने सवाल की बात कर रहे हैं, दो एलिमेंटों की इमेज। इट मींस दैट इमेज ऑफ टू एलिमेंट्स आर सेम होगी ओनली इफ, केवल यदि बोथ एलिमेंट आर सेम। क्लियर हो गया बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी ऑन टू की, लेकिन मैं उसको तीसरे नंबर पर समझाऊंगा, दूसरे नंबर पर समझाऊंगा प्रिजर्विंग कंपोजिशन। एफ प्रिजर्व्स कंपोजिशन या प्रिजर्विंग कंपोजिशन लिखा हुआ होगा बच्चों। उसके लिए दो एलिमेंट लोगे और अपने प्रॉपर्टी बताई मैंने क्या लगानी है, जैसा आपको ऑपरेशन दे रखा हो फंक्शन में उसी तरीके का यूज करना है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इसने बिना नाम डाले ही कर दी है, हाँ एक लाइन में लिख दी है, लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे, ढंग से करना है आपको। देखिए भाई आवाज नहीं, लेट x1 कॉमा, बच्चों आवाज नहीं, x1 कॉमा x2 बिलोंग करता है किसको, जी को बिलोंग करता है। देन तक f(x1 + x2) बच्चों परिभाषा में बेशक है ab इक्वल टू fa इंटू fv लिखी हुई है, ठीक है, वो अलग अलग नहीं बोलेगा, वो तो उसने एक जगह बोल दिया। जैसा ऑपरेशन होगा ऐसा ही आपको लेना पड़ेगा। यहाँ हम क्या ले रहे हैं, x1 + x2 ले रहे हैं, तो fx1 + x2 के लिए क्या हो जाएगा अब आपका, किस परिभाषा से, इस परिभाषा से m से गुणा हो जाएगी, और किस में होगी गुणा, x1 x2 में। अब देखिए बच्चों प्लस है ना, ये m की गुणा हो जाएगी mx1 + mx2। अब मुझे एक बात बताओ, mx1 क्या हो सकता है हमारा, mx बराबर fx, तो mx1 हो सकता है fx1, और ये क्या हो जाएगा fx2। तो हो गई ना प्रॉपर्टी, fa + b बराबर fa + b या fab बराबर fab, जो भी चीज है। तो क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाइज कर गया इफ fa + b बराबर fa + f, hence this condition
मैं तुम्हें एक दो सवाल में ये वाली कंडीशन और समझाऊंगा, बाकी दोनों तो तुम कर लोगे। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें तीसरी सिद्ध करनी है, एफ इज ऑन टू। एफ कैसी है? ऑन टू है। बच्चों इसमें उल्टा लेकर चलते हैं, इसमें उल्टा लेकर चलते हैं। इसमें हम एलिमेंट लेकर चलेंगे, उसका चित्र अगर बनाए ऐसे बनाया जाएगा, तो हम बाकी दोनों को काम करते हैं इधर से, लेकिन ऑन टू में करते हैं इधर से। अभी समझा दे रहा हूं 1 मिनट में। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है ये चीज सिद्ध करने की। यहां लिखने से पहले रफली कहीं समझे, अरे आवाज बंद करो भाई। इसका जनरल में आपने एलिमेंट क्या लिया है? एक्स। दिखाई दे रहा है ये? नहीं, आपने जनरल में एलिमेंट लिखा है एक्स, कहीं ये रहा। तो एक्स की इमेज क्या होगी? एफ एक्स होगी, इसके अंदर जाएगी। और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, y इक्वल टू किसी भी एलिमेंट को हम ऐसे ही तो लिखेंगे, इसके एलिमेंटों को y से डॉट करते हैं जनरल में। अगर x इसके अंदर है तो fx क्या होगा? mx होगा, नहीं होगा? विशाल कैसे सुनेगा? विशाल मेरे भाई, ये मैपिंग f, इसके अंदर एलिमेंट x लिया मैंने, तो fx क्या है? mx है या नहीं? तो हमने माना है mx। तो जो जनरल में एलिमेंट fx इसमें आ रहा है, उस fx का मान क्या है? mx। और हम fx को y से डॉट करते हैं या नहीं? अक्सर y इक्वल टू fx कहीं पर भी। तो जब मैं mx को y के बराबर रखूंगा, तो बच्चों जरा x का मान क्या हो जाएगा? y बटे m हो जाएगा। तो ये y अपॉन m इसका एलिमेंट होगा या नहीं होगा? अरे x ही तो इसका एलिमेंट, और x का मान मेरा आ गया y बटे m। तो मैं इसकी जब इमेज लेकर चलूं, तो वो इसी में आ जाना चाहिए, इसमें आना चाहिए, इसमें। तो अब लोग, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी m इंटू जिसकी इमेज इसकी y अपॉन m की, m से m घटा। तो हम जहां से स्टार्ट हुए थे लौट कर वही आ गए ना। अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी ऑन टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है। अब जो मैंने तुम्हें समझाया ये थ्योरी में लिख दो यहाँ। और बच्चों सबसे ज्यादा आसान यही प्रॉपर्टी है, बस 3 ही बात लिखनी होती है इसमें। देखें क्या लिखना है? लेट y बिलोंग करता है किसको? g डैश को। y g डैश को बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? b है, हम रख रहे हैं y इक्वल टू। आप y लिखोगे, अरे हमेशा आप y बराबर fx ही तो लिखते आए हैं गणित में, तो आप y के स्थान पर fx का मान लिखेंगे अपने सवाल में। fx का मान mx जो भी हो, और यहां से x निकालेंगे और x की इमेज निकाल दोगे। ये x इसको बिलोंग कर रहा है, g के एलिमेंट की इमेज निकाल दो। m से m कट गया, तो लौट कर क्या आ गया? fx बराबर 12, जो किसमें होगा? g इंप्लाइज करेगा। बस और कुछ थ्योरी नहीं लिखनी, इसमें ही सब सफिशिएंट है। f इज ऑन टू। अब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद आप लिख दोगे सिंस ऑल रिक्वायर्ड 3 प्रॉपर्टीज, चूंकि आवश्यक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, इसलिए f जो है इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश। ये आपने सवाल में जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको फोटो क्लिक कर लो जल्दी।
बच्चों एग्जाम्पल आपको पहला करना है, दूसरा करना है। आवाज बंद करें। करके लाओगे हैं दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब आओ अपनी थ्योरम पर। थ्योरम नंबर पेज नंबर 194 पर थ्योरम नंबर 1। बच्चों जब ग्रुप का पूरा हो जाएगा ग्रुप तो चलो टेस्ट किताब खत्म हो गए जब ही लेंगे एक साथ, क्योंकि इतना टाइम ना है बीच में टेस्ट लिए जाए तुम्हारे। ना 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 इस किताब को खत्म कर देंगे। कैलकुलस का तुम्हें बता ही रखा है। कैलकुलस में अपनी प्रॉब्लम पूछोगे तुम जब भी मैंने बताया था। आज नहीं देखिए थ्योरम नंबर 1 बच्चों, ये थ्योरम जो है इम्पोर्टेंट है। थ्योरम नंबर 1 जो है इम्पोर्टेंट है और थ्योरम नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है। एक मैं करूंगा और एक आप स्वयं नोट से समझेंगे। थ्योरम नंबर 1 क्या है देखो, मेरिट में भी आई हुई है। एफ बी ए होमोमॉर्फिक या एन आइसोमॉर्फिक। एफ बी ए होमोमॉर्फिक मतलब होमोमॉर्फिज्म मैपिंग ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ एन आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक मतलब दोनों में से अगर एफ कोई सी भी मैपिंग है। बच्चों बात बंद कर लो। ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप जी के लिए इनटू ए ग्रुप जी डैश, इनटू ए ग्रुप जी डैश, ए ग्रुप जी डैश में, देन अब वी हैव, हम रखते हैं, क्या रखते हैं, द फॉलोइंग, हम रखते हैं निम्नलिखित इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। बच्चों को आवाज नहीं, हम निम्नलिखित इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। अब जरा देखना ध्यान से, कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखनी है बच्चों, हमें सिद्ध करनी है। हमें पहली जो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि द एफ इमेज, आवाज नहीं, द एफ इमेज ऑफ द एफ इमेज ऑफ द आइडेंटिटी ई ऑफ जी इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। पहली प्रॉपर्टी ये शुद्ध करनी है। और बच्चों कुछ नहीं इस प्रॉपर्टी में, अब मतलब समझोगे क्या, कैसे प्रूफ करने हैं आपको। अर्थात देखिए आप जानते हैं कि जी की आइडेंटिटी ई डैश वन है, या भी है इमेज ऑफ द आइडेंटिटी ई ऑफ जी। तो इस ई की जो आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी नहीं, जी की आइडेंटिटी की जो इमेज होगी वो क्या होगी बच्चों, जी डैश की आइडेंटिटी होगी। तो इसका मतलब बिलोंग किसको करेगा, एंड इफ ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश देन तब एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। हमें ये प्रूफ करना है। यदि ई डैश आइडेंटिटी है किसकी, जी डैश की, तो ई की जो इमेज थी एफ ई वो किसके बराबर है, जी डैश की आइडेंटिटी के बराबर, ई डैश की बराबर। बहुत सिंपल है बच्चों ये प्रूफ करना। तो जरा देखना, आप लिखें जी एंड जी डैश
आर ग्रुप्स हैं, E is identity of G and E dash is identity of G dash। ये हमने मान लिए। लेट ए बिलोंग कर रहा है किसको, G को, देन तब एफ ए किसको बिलोंग करेगा, G डैश को, और बच्चों E अगर बिलोंग कर रहा है G को तो एफ ई भी किसको बिलोंग करेगा, G डैश को। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताइए, मैंने E डैश को किसकी आइडेंटिटी माना, G डैश की, और एक ही बेसिस में बन जाएगा, G डैश में बन जाएगा। चित्र छोटा सा आप ऐसे बना सकते हैं, F ये G, ये G डैश, E इसके अंदर, E डैश इसके अंदर हो जाएगा, एफ ई इजिकल टू ई डैश, और ए इसके अंदर, एफ ए बन जाएगा इसके अंदर। मुझे एक बात बताओ, है तो जी डैश भी ग्रुप, और ई डैश भी जी डैश का एलिमेंट है, और एफ ए भी जी डैश का एलिमेंट है। तो ग्रुप के एलिमेंटों का प्रोडक्ट क्या ग्रुप के अंदर नहीं होगा? तो मैं ई डैश और एफ ए की गुणा करूं तो जी डैश के अंदर नहीं होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लेकर चलेंगे ना। अब बी हैव हम रखते हैं ई डैश इंटू एफ ए, और बच्चों ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, एफ ए तो आएगा क्योंकि ई डैश आइडेंटिटी है। अब मुझे एक बात बताना आप सब विद्यार्थी, ए की इस जी की आइडेंटिटी क्या मान रखी है मैंने, ई मान रखी है। तो मैं अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की इसमें गुणा कर दूं तो कोई इफेक्ट थोड़ी बनेगा, ए ई बराबर ही तो ये आएगा। अब छोटी सी थी मैं 2.5 नंबर की है ये, अब बहुत बड़े रूप में लिखी हुई है। अब एक बात बताइए जरा, एफ को क्या बताया उसने, होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म, और दोनों में ही क्या कंडीशन होती है, अगर ऑपरेशन गुणा का है तो एफ ए भी बराबर एफ ए इंटू एफ बी होता है या नहीं। तो इसको आप एफ ई इंटू एफ ए नहीं लिख सकते क्या, और मेरे लाल के अब जी डैश में काम ना हो रहा पूरा, और जी डैश में अर्थात ग्रुप में आपने एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी कैंसिलेशन लॉ की, कैंसिलेशन लॉ के द्वारा, राइट कैंसिलेशन लॉ के द्वारा एफ ए कैंसिल क्या प्राप्त हो गया, ई डैश बराबर एफ या एफ ई बराबर ई डैश। ई की जो इमेज हो गई ई डैश के बराबर, और ई डैश क्या लिखा मैंने, जी डैश की आई, बस हो गया। क्या लिख दोगे अब आप यहाँ, हेंस या इम्प्लाइज कर गया इमेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जी, जी की आइडेंटिटी की इमेज इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, इमेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जी, जी न लिखा मैं, जी के आइडेंटिटी इमेज बराबर है किसके, जी डैश की आइडेंटिटी हो गई। तो बस समझ में भी आ गई सबके में, दोबारा समझ रहे अगर इसकी समझ आई हो तो देखिए। थ्योरम दी बहुत लंबे चौड़े पार्ट में बेशक, इसी के लिए इतना देकर दूसरा पार्ट और सिद्ध करना इसके स्थान पर। अभी पहले इसको समझो, एफ होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, अर्थात आपको इस कंडीशन का यूज करना है सवाल में, ऑफ ए ग्रुप जी से जी डैश में, तब बी हैव द फॉलोइंग इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। हम निम्नलिखित इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसमें से पहली है कि ई आइडेंटिटी है जी की, तब जी की आइडेंटिटी की एफ इमेज, मतलब उसकी मैपिंग उसमें कहाँ जाएगी, जी डैश की आइडेंटिटी कह जाएगी। तो जरा देखना, हमने आपके ये मैथमेटिकल भाषा में लैंग्वेज लिखी जो इसने थ्योरेटिकल में लिखा है, अर्थात एफ ई बिलोंग करेगा किसको, जी डैश को। एंड इफ यदि ई डैश आइडेंटिटी है जी डैश के, तब एफ ई जो है किसके बराबर होगी, ई डैश के बराबर। तो जी और जी डैश दो ग्रुप हैं,
जी की हमने आइडेंटिटी ई मानी और जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश मानी। ए कोई जी का एलिमेंट माना तो एफ ए इक्वल टू इसमें बन जाएगा, जी डैश में बन जाएगा आपका। अब ई जी के अंदर माना हमने तो इस ई की जो इमेज होगी वो किस में बन जाएगी, जी डैश में बन जाएगी। तो हम क्या लिख रहे हैं, बी है ई डैश इंटू एफ ए, मतलब जी डैश के दो एलिमेंटों की गुणा, जी डैश के दो एलिमेंटों की गुणा, ई डैश एक ये रहा जी डैश के अंदर और एफ ए एक ये रहा जी डैश के अंदर, और जी डैश स्वयं एक ग्रुप है, तो इन दोनों की गुणा जी डैश के अंदर होगी नहीं होगी। तो रिजल्ट से क्या हो गया बच्चों, ई डैश आइडेंटिटी और आइडेंटिटी जिसमें गुणा करते हैं वही आ जाता है, इतने बराबर एफ ए होगा। अब ए जी का एलिमेंट है, जी के अंदर आइडेंटिटी ई भी है, ए इंटू ई क्या कहलाती है, ए इंटू ई एक ही बराबर होती है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब यहाँ हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी, राइट कैंसिलेशन से एफ ए काट दिया, जो सिद्ध करना था वो आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी देखें क्या सिद्ध करनी है आपको। हाँ फोटो खींचो क्योंकि मैं इसको मिटाकर यहीं सिद्ध कर दूंगा, जल्दी खींच लो जिसको भी खींचना है। आवाज नहीं, या फिर इसको तुम्हारे लिए छोड़ दूं, ये तो और छोटी है ही है, इसको आपके लिए छोड़ दिया। चलो थ्योरम 2 देख लो, मैं 2 को बताऊंगा। आवाज नहीं, इसका सेकंड पार्ट स्वयं करके लाए। सेकंड पार्ट का मतलब क्या है, सेकंड पार्ट का मतलब है कि एलिमेंट के इमेज की जो इनवर्स होगी, देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए जी का एलिमेंट है, इस एलिमेंट ए के इमेज का जो इनवर्स होगा वो एलिमेंट की इनवर्स के इमेज के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिख दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कैसे बोलेंगे, अगर एक मैपिंग एफ है जो होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म है, तब ग्रुप जी के एलिमेंट की जो इमेज है उसका इनवर्स एलिमेंट के इनवर्स की इमेज के बराबर होगा। या इधर से बोलो, किसी एलिमेंट के इनवर्स की इमेज जो होगी किसके बराबर होगी, एलिमेंट की इमेज के इनवर्स के बराबर। अगर दोनों थ्योरम एक साथ आती है तो 5 में और एक पार्ट पूछा जाता है तो 2.5 में। ये थ्योरम जरा देख लो। अरे बच्चों बात बंद करो। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 में क्या है, लेट एफ बी एन आइसोमॉर्फिज्म, माना है आइसोमॉर्फिज्म लिख दो या आइसोमॉर्फिक मैपिंग लिख दो, ऑफ ए ग्रुप, ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप जी की इंटू ए ग्रुप जी डैश में, देन the order of an element बच्चों बाद में एक एलिमेंट का ऑर्डर, एलिमेंट ए का जी के का इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स इमेज एफ। इसका मतलब है जी और जी डैश दो ग्रुप है, एफ या तो आइसोमॉर्फिक है या होमोमॉर्फिक है जी से जी डैश। तो जी का जो ऑर्डर है, जी का जो एलिमेंट है उस ए का जो ऑर्डर होगा ना वही ऑर्डर उस ए की इमेज का होगा। मतलब आइसोमॉर्फिक मैपिंग के अंदर एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर उस एलिमेंट की इमेज का होगा। एफ जी जी डैश ये ए मैंने लिखा, तो इसकी इमेज क्या होगी, एफ ए। अगर इसका ऑर्डर 5 है मतलब ए की घात 5 बराबर आइडेंटिटी आएगी,
तो इसमें भी एफ ए की घात 5 बराबर ही आइडेंटिटी आएगी। समझ में आया? इधर ई डैश क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ई तो इस जी की आइडेंटिटी थी, इसकी आइडेंटिटी मैंने ई डैश से डिनोट। ये प्रूफ करना है बच्चों। और जरा देखना क्या है इसमें, बहुत सिंपल है। पहले थ्योरी लिखनी है आपको। थ्योरी में कुछ नहीं, वही लिखते हैं। सपोज किया हमने जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप्स, एफ जो जी से जी डैश में है इज आइदर होमोमॉर्फिक होमोमॉर्फिज्म और या होमोमॉर्फिज्म नहीं, आइसोमॉर्फिज्म एफ या तो आइसोमॉर्फिज्म हो या होमोमॉर्फिज्म, दोनों ही केस में ये हमें करना है। तो बच्चों लेट ए बिलोंग कर रहा है जी को, ई इज आइडेंटिटी, पहले अपनी बेसिक चीज लिखनी है। इज आइडेंटिटी लेट यहाँ लिख रखा आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। और बच्चों एफ ए किसमें बिलोंग करेगा? जी डैश में। एक तो हमें अरे कल हम सिद्ध करें दो चीजों का ऑर्डर हमें सेम सिद्ध करना है, तो दोनों का अलग अलग मान लो और उन दोनों बराबर दिखा दो। एक का ऑर्डर m मान लो, एक का n मान लो। तो एक बार m इज लेस देन इक्वल टू n दिखा दो, एक बार n इज लेस देन इक्वल टू m दिखा दो, तो बराबर हो जाएंगे। तो क्या माना है इसने बच्चों? इसने माना है लेट ऑर्डर ऑफ a be finite and let it be equal to n। तो बच्चों क्या मान रहा हूं मैं? लेट ऑर्डर ऑफ a is n। एक ऑर्डर कितना मान रहा हूं? n मान रहा हूं, अर्थात a की घात n इज इक्वल टू e एंड ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। व्हाइल जब भी देखिए, अभी मैंने सिद्ध करना शुरू नहीं किया, अभी तो अपने सवाल में से ही लिख रहा हूं। व्हाइल जब भी लेट ऑर्डर ऑफ एफ ए इज m, एफ ए का अर्थात एक इमेज का ऑर्डर क्या मान रहा हूं? m, अर्थात एफ ए की पावर m इज इक्वल टू ई नहीं ई डैश, दूसरे में पहुंच गया ना वो। तो क्या लिखोगे? अर्थात ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू m। देन तब वी हैव टू प्रूव, तब हमें सिद्ध करना है। एग्जामिनर को ऐसे पागल बनाया जाता है, सवाल की स्टार्टिंग बहुत बढ़िया हो, बीच में तुम क्या करना आ रहा तो कोई बात नहीं, अगर आप स्टार्टिंग इस तरीके से जमा कर लोगे तो एग्जामिनर बीच में देखता भी नहीं। और तुमने उसको शुरू में पका दिया ना, शुरू में ही काटा पीटी कर दी, तो बाद में जब तुम सही कर रहे हो फिर वो नंबर एवरेज ही देता है। इस बात याद है भैया, वही तो स्टेप मार्किंग है, सब में नियम यही है। पर नियमों पे आजकल चलता कौन है? नियमों पर कोई चल रहा है? देखिए, देन वी हैव टू प्रूव, तब हमें सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए। होनी तो स्टेप मार्किंग ही चाहिए, और हैवी नियम भी है स्टेप मार्किंग का। नियम ये है, अगर तुम्हारी थ्योरा में वो 10 लाइन की है लगभग, अगर तुमने 2 लाइन भी करी है ना उसमें और वो सही है, तो उस पर कुछ ना कुछ नंबर जरूर दिया जाएगा। नियम ये है। तब हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए, हमें ये सिद्ध करना है। तो बच्चों बहुत सिंपल है ये सिद्ध करना। आपको एक चीज लेकर चलनी है, जैसे थ्योरम कल ली थी, आप इसको लेकर चल रहे हैं या इसको लेकर चल रहे हैं। तो हम पहले लेकर चल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बच्चों? देखो, इसको लेकर चल रहा हूं मैं, ठीक। देखिए, बी है, हम रख रहे हैं ए की घात n इज इक्वल टू e। बच्चों इसकी अब एक बार बताओ, एक इसका एलिमेंट था
जी का एलिमेंट था, एन ए का ऑर्डर है, तो उस ए की घात एन लेने के बाद में आइडेंटिटी हमें पता है ई आएगा। क्या पता है? ई आएगा। तो हम इसकी इमेज नहीं ले सकते हैं क्या? इसकी ले सकते तो इसकी भी ले सकते, क्योंकि बात एक ही है दोनों की। तो बी है ए की घात एन इज इक्वल टू ई। तो अब हम लिख रहे हैं एफ ए की घात एन इज इक्वल टू एफ ई, क्योंकि हमने इसकी इमेज ली। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 2 की गुणा 4 बार। तो ए की घात एन का मतलब क्या है? ए की गुणा एन बार। आप इसको a इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन डॉट डॉट एन टाइम्स लिख सकते हैं या नहीं? और सवाल में ऊपर क्या लिखा है? एफ आइसोमॉर्फिज्म हो या होमोमॉर्फिज्म, कुछ भी हो, हम क्या यूज कर सकते हैं? एफ ए बी को एफ इंटू एफ बी यूज कर सकते हैं, या ज्यादा एलिमेंट है तो ज्यादा बार गुणा में यूज कर लेंगे। तो लिख दिया जाएगा, हाँ यहाँ में ई आएगी। क्या हो जाएगा? एफ ए इंटू एफ ए इंटू एफ ए इंटू एफ ए इंटू डॉट डॉट कितने टाइम? एन टाइम्स। और ये बच्चों एफ ई ही है। अब मुझे एक बताओ, अब ये एलिमेंट एन टाइम है, तो अब एफ ए की होल पावर एन इज इक्वल टू एफ ई ना हो जाएगा? और एफ ई किसकी इमेज? एफ ई इमेज उसकी ई की, और जो जी डैश में पहुंचेगी। और इसको हम क्या मान सकते हैं? ई डैश। लिखा था कहीं ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। अगर लिखना चाहे तो लिख दो, ना इससे ही काम चला दो। अब बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एफ ए जो होगा इज लेस देन इक्वल टू परिभाषा से समीकरण नंबर 1। जब एक इसको मत मानो, जबकि हमने यहाँ एफ ए का ऑर्डर भी मान रखा है। क्या माना है? एम माना है। इसको लिखोगे एम इज लेस देन इक्वल टू 1। अब मान लो इसको एक यहाँ मान लो है 2 मान लो, या एक काम करो इसको यहाँ मानो 2, इस वाले को, तो यहाँ मानोगे 3। अब हमने यहाँ एम इज लेस देन इक्वल टू एन दिखा दिया, हमें दिखाना है एम बराबर है, तो अब हमें एन इज लेस देन इक्वल टू एन भी दिखाना है। तो अब उल्टा लेकर चलोगे, अब दूसरी साइड को लेकर चलोगे। इफ नाउ द ऑर्डर ऑफ एफ ए, देखिए क्या लिखोगे? इसने यहाँ ये लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया ऑर्डर ऑफ एफ ए, ऐसे नहीं लिखा है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम? इफ, अब डायरेक्ट लिखो जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज लिखी है। नाउ वी हैव फ्रॉम सेकंड, नाउ अब वी हैव हम रखते हैं किससे? फ्रॉम सेकंड, सेकंड से। देखिए यहाँ एक ही घात एन बराबर ई रखा था, तो यहाँ रखा जाएगा एफ ए की होल घात एम इज इक्वल टू ई डैश। ई डैश को एफ ही लिख सकते हैं हम। मुझे एक बात बता दो, क्या कि इस एफ ए का मतलब एम टाइम है या नहीं? तो आप इसको लिख सकते हो एफ ए एफ ए एफ ए, फिर ए लिख दिया मैंने, एफ एन डॉट डॉट कितने टाइम? एम टाइम्स। मुझे एक बात बताइए सभी विद्यार्थी कि चूंकि एफ या तो होमोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिक, तो दोनों ही केसेस में मैं अब इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ ए इंटू और कितने टाइम? एम टाइम्स एफ ई। जरा बहुत ध्यान से बताओ, अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ए की घात एम एफ ई। अब इमेज खत्म करके मैं इसको ए की घात एम इज इक्वल टू ई नहीं लिख सकता हूँ। अब इसके बाद बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एन, जबकि हमने ऑर्डर ऑफ ए क्या मान रखा है? इंप्लाइज करेगा एन इज लेस देन इक्वल टू एन। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 बच्चों तुम्हारे लिए छोड़ दूँ होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 से बी है वो हम रख देंगे एम बराबर एन, और एम बराबर एन अर्थात एम बराबर एन का मतलब बच्चों क्या? ये और एम ऑर्डर ऑफ ए नहीं, और एम का ऑर्डर ऑफ एफ है और एन ऑर्डर ऑफ ए।
ये चीज लिख दोगे, फिर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड करके जो चीज आपसे पूछी गई है। हैंस आता है if F homomorphism of a group G into a group G dash, then order of an element A of G is equal to the order of its image F। क्लियर हो गई थ्योरी। लास्टली अपने आप लिखोगे 1-2 लाइन, आप फोटो क्लिक कर लीजिए जिसको भी करना है। चलो बच्चों आगे देखिए, अब आपको पता चल गया कौन सी थ्योरम करनी है। थ्योरम पहली के दोनों पार्ट और दूसरी एक पार्ट हमारे लिए छूड़ा। एग्जाम्पल पहला, दूसरा, तीसरा। और आप आ जाइए बच्चों 198 पर जो आर्टिकल नंबर 20 की थ्योरम है इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये जो थ्योरम है टाइम बहुत लेती है, इसमें बहुत कुछ समझाना पड़ता है। अगर मैं अब समझाऊं तो अभी पूरी नहीं हो पाएगी ये थ्योरम, और इस थ्योरम को तब समझाऊंगा अगर 2 दिन के बाद टाइम बचता है, क्योंकि पेपर में नहीं आती है, क्योंकि बेशक छोटी दिखाई दे रही है पर पहले से भी बड़ी हो जाती है जब समझाते हैं इसको, मैथ सब कुछ लिखा जाता है। और आई हुई है एक आध बार 2001 में, बहुत पुराने टाइम में, अब पिछले 6-7 साल से नहीं आई है। करवा दूंगा यदि टाइम बचता है तो, फिलहाल पेंडिंग में डाल लीजिए। ये नहीं कह रहा हूं तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। एक्सरसाइज में बच्चों देखिए कुछ नहीं आया हुआ, जरा आप निशान देख सकते हैं, पर फिर भी आप सवाल नंबर पहला करके लाओगे। पहला सवाल एक्सरसाइज का नोट्स में हो रहा होगा। और बच्चों को एक सवाल दूसरा भी देख लेना। अब आता है सब ग्रुप। बच्चों सब ग्रुप की थ्योरम जो है एक ऐसी थ्योरम है जो उन लास्ट 3 थ्योरमों में है जिनमें से एक आती ही आती है। तो पहले सब ग्रुप की डेफिनेशन समझाकर उसी थ्योरम को देखूंगा, तो उसी थ्योरम को करवाऊंगा। 3 थ्योरम बच्चों, सब ग्रुप, ऑफ ए ग्रुप और केले थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम। देखिए